अध्याय 18 गुरुद्वारा सुधार व मंदिर प्रवेश आंदोलन। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की उत्तुंग लहरें अब राजनीति की परिधि को लांघकर धार्मिक और सामाजिक दायरे को छूने लगी थीं। दलित जातियां व पिछड़े वर्ग के लोग भी अब इसमें प्रभावित होने लगे थे। तमाम राष्ट्रवादी नेता औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ चल रहे अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन को ऐसे मुद्दों की तरफ मोड़ने की योजना बनाने लगे जो कि भारतीय समाज की आंतरिक संरचना को प्रभावित करते थे। देश के सामाजिक व धार्मिक संस्थानों के सुधार के लिए छिड़े इस आंदोलन ने अक्सर सुधारवादी आंदोलनकारियों को औपनिवेशिक सत्ता से भिड़ा दिया। इस तरह समाज सुधार के लिए छिड़ा आंदोलन साम्राज्य विरोधी आंदोलन में घुल मिल गया। इसी का नतीजा था कि राष्ट्रवादी आंदोलन ज्यों-ज्यों जोर पकड़ता गया, उपनिवेशवाद का सामाजिक दायरा सिकुड़ता गया और औपनिवेशिक सत्ता के अधिकारी भारतीय समाज की घोर प्रतिक्रियावादी ताकतों का दामन थामने लगे। पंजाब का अकाली आंदोलन और केरल का मंदिर प्रवेश आंदोलन इस तथ्य के सबूत हैं। अकाली आंदोलन की शुरुआत तो धार्मिक मुद्दों को लेकर हुई थी, पर इसका अंत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में हुआ। 1920 से 1925 के बीच 30,000 से अधिक व्यक्ति जेल गए, 400 के लगभग मारे गए और 2,000 के लगभग घायल हुए। आंदोलन का मूल मकसद गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के चंगुल से मुक्त कराना था। सिखों के नायक महाराजा रणजीत सिंह व अन्य धार्मिक सिखों ने 18वीं-19वीं सदी में इन गुरुद्वारों को लगान मुक्त जमीन व खूब पैसे दिए थे। 18वीं सदी में इन गुरुद्वारों का प्रबंध उदासी सिख महंतों के हाथ में चला गया। ऐसे महंतों के हाथ में जो लंबे बाल या दाढ़ी नहीं रखते थे और मुगलों के आक्रोश का शिकार होने से बच जाते थे। तमाम लोग ये समझते हैं कि वे महंत हिंदू थे, जो एकदम गलत है। इसी समय महंतों में भ्रष्टाचार पनपा। गुरुद्वारे के चढ़ावे व उसकी अन्य संपत्ति को ये अपनी निजी मिल्कियत मानने लगे और विलासिता का जीवन जीने लगे। 1849 में पंजाब पर ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे के बाद गुरुद्वारों के प्रबंध में अंग्रेजी हुकूमत की ओर से नामजद प्रबंधक श्री भी दखलंदाजी करने लगे। इनमें से ज्यादातर ने भ्रष्ट महंतों से साठगांठ कर ली। सरकार ने महंतों को पूरा समर्थन दिया। महंतों और प्रबंधकों को काम सौंपा गया कि वे सिखों को अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी का पाठ पढ़ाएं और राष्ट्रीय आंदोलन से उन्हें दूर रखें। दूसरी ओर सुधारवादी सिख और राष्ट्रवादी आंदोलनकारी गुरुद्वारों को महंतों और सरकारी प्रबंधकों के चंगुल से आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दो घटनाओं से इन आंदोलनकारियों को जबरदस्त धक्का लगा था। पहला, जब स्वर्ण मंदिर के ग्रंथियों ने गदर आंदोलनकारियों के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया और उन्हें विधर्मी घोषित किया। दूसरे, जब इन ग्रंथियों ने जलियांवाला बाग के हत्यारे जनरल डायर को सरोपा भेंट किया और उसे सिख घोषित किया। गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के चंगुल से मुक्त कराने का आंदोलन 1920 में काफी तेज हो गया। सुधारवादी आंदोलनकारियों ने स्वयं सेवकों को संगठित किया। इसके तमाम छोटे छोटे गुट बनाए गए और इन्हें जत्था कहा गया। आंदोलनकारियों की मांग थी कि गुरुद्वारों का प्रबंध स्थानीय भक्तों को सौंपा जाए। सुधारवादियों को शुरू में ही आसानी से सफलता मिल गई। साल भर के भीतर ही तमाम गुरुद्वारों पर से महंतों का नियंत्रण खत्म हो गया। इस सफलता के बाद सुधारवादी आंदोलनकारियों ने स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त का मुद्दा उठाया। उनकी मांग थी कि सिखों के इस सबसे पवित्र धर्मस्थल का प्रबंध सिख प्रतिनिधियों को सौंपा जाए। इस मांग के समर्थन में तमाम जनसभाएं आयोजित की गईं। सरकार सुधारवादियों से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने से मामला बिगड़ जाएगा। इसने सरकारी प्रबंधक से इस्तीफा देने को कहा और स्वर्ण मंदिर का प्रबंध सुधारवादियों के हाथ में आ गया। स्वर्ण मंदिर, अकाल तख्त व अन्य गुरुद्वारों की नई प्रबंध व्यवस्था कैसी हो, ये तय करने के लिए नवंबर 1920 में लगभग 10,000 सुधारवादियों की एक बैठक हुई और एक समिति चुनी गई, जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का नाम दिया गया। लगभग इसी समय अन्य मांगों के लिए क्रमबद्ध आंदोलन चलाने के लिए एक केंद्रीय संगठन की जरूरत महसूस की गई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिसंबर में शिरोमणि अकाली दल का गठन किया गया। अकाली जत्थों के संगठन की पूरी जिम्मेदारी इसी पर थी। इन जत्थों की रीढ़ थे
जाट किसान और इनका नेतृत्व राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के हाथ में था। इस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था और सुधारवादी आंदोलन के तमाम नेता असहयोग आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने अहिंसा को अपना सिद्धांत मान लिया। फरवरी 1921 में गुरु नानक के जन्म स्थान ननकाना में पहली बार अकाली आंदोलन को रक्तपात से गुजरना पड़ा। ननकाना गुरुद्वारे का महंत नारायण दास गुरुद्वारे पर अपना नियंत्रण खत्म करने को तैयार नहीं था। उसने अहिंसक आंदोलनकारियों की चुनौती से निपटने के लिए 500 किराए के गुंडे जुटाए और उन्हें बंदूकों, तलवारों, लाठियों व अन्य हथियारों से लैस किया। 20 फरवरी को अकालियों का एक जत्था गुरुद्वारे में अरदास के लिए जैसे ही घुसा, महंतों के गुंडों ने हमला बोल दिया। लगभग 100 अकाली मारे गए और अनेक घायल हो गए। अकाली नेतृत्व इससे बहुत आहत और उद्वेलित हुआ और करतार सिंह झब्बर के नेतृत्व में अकालियों के तमाम जत्थे गुरुद्वारे में घुस गए और नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि पुलिस उपायुक्त ने अकालियों को चेतावनी दी थी कि वे ऐसा न करें, पर अकाली माने नहीं। महंत को पहले से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सरकार अब भी ढुलमुल नीति पर ही चल रही थी। एक ओर तो वो सिखों को नाराज नहीं करना चाहती थी, साथ ही गुरुद्वारों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का मोह भी नहीं छोड़ पा रही थी। ननकाना कांड ने अकाली संघर्ष को और जुझारू बनाया। ननकाना गुरुद्वारे को मुक्त कराने वाले करतार सिंह झब्बर के शब्दों में, ननकाना कांड ने सिखों को जगा दिया और स्वराज के लिए मार्च और तेज हो गया। इस कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, लाला लाजपत राय व अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने ननकाना का दौरा किया और अकालियों की बहादुरी की दाद दी, उनका समर्थन किया। सरकार ने अब अपनी नीति बदल दी। अकाली आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में समन्वय और एकता से हुकूमत चिंतित हो गई। इसने दोहरी नीति अपनाने का फैसला किया। ऐसे नरमपंथी सुधारवादियों को, जिनका मकसद केवल धार्मिक सुधारों से था, अपनी तरफ मिला लेना और गर्मपंथियों अथवा साम्राज्यवादी विरोधियों को सख्ती से कुचलना था। नरमपंथियों को खुश करने के लिए सुधारों का वादा किया गया और कानून बनाया जाने लगा तथा गर्मपंथियों को कानून व्यवस्था का बहाना लेकर सताया जाने लगा। अकालियों ने भी अपनी नीति बदल ली। राष्ट्रवादी ताकतों के समर्थन से उत्साहित अकालियों ने अपने आंदोलन का दायरा बढ़ा दिया। अब किसी भी तरह की सरकारी दखलंदाजी से धर्मस्थलों को मुक्त रखने का आंदोलन छिड़ गया। अकालियों ने अपने आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न हिस्सा मान लिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने एक प्रस्ताव पास कर असहयोग आंदोलन को अपनी मंजूरी दे दी। विदेशी सामान व शराब के बहिष्कार का समर्थन किया गया। अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार करने और उसकी जगह पंचायतों के गठन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार अकालियों ने अपने बचाव के लिए कुछ करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश अदालतों के न्यायाधिकार में अपनी अनास्था व्यक्त की। 1921 में तो तोशाखानों की चाबी को लेकर छिड़े विवाद में अकालियों की शानदार जीत हुई। स्वर्ण मंदिर पर सरकारी नियंत्रण खत्म होने के बाद भी सरकार चाहती थी कि तोशाखाना की चाबियां उसी के पास रहें। अकालियों ने इसका विरोध किया। जनसभाएं आयोजित की गईं। अकाली जत्थे स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन सिखों से हड़ताल मनाने को कहा। सरकार झल्ला गई और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनेक लड़ाकू राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह भी इनमें शामिल थे। लेकिन इन गिरफ्तारियों से आंदोलन कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। इसका दायरा दूर दराज के गांवों और सेना तक पहुंच गया। सरकार ने एक बार फिर सिखों से न उलझना ही बेहतर समझा। सारे गिरफ्तार लोग छोड़ दिए गए और तोशाखाना की चाबियां बाबा खड़क सिंह को सौंप दी गई। खड़क सिंह उस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने फौरन बाबा खड़क सिंह के नाम एक तार भेजा, जिसमें लिखा था, हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई जीत ली गई, बधाई। गुरुद्वारा मुक्ति आंदोलन का चरमोत्कर्ष था गुरु का बाग संघर्ष। इस अहिंसक संघर्ष ने पूरे देश को हिला दिया। तोशाखाना की चाबियों के मामले में पराजित पंजाब प्रशासन अकालियों से खार खाए बैठा था। वो मौका तलाश रहा था अकालियों को सबक सिखाने का।
फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने से नौकरशाही का हौसला काफी बढ़ गया था। अब उसे तलाश थी किसी मौके की। अमृतसर से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव ढोकेवाला में नौकरशाही को ये मौका मिल गया। यहां गुरु का बाग गुरुद्वारे के महंत ने 1921 में गुरुद्वारे को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को सौंप दिया, पर उसके पास की जमीन पर अपना कब्जा जमाए हुए था। अकालियों ने खाना पकाने के लिए इस जमीन से एक सूखे पेड़ को काट लिया। महंत ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। नौकरशाही को मौका मिल गया। 9 अगस्त 1922 को 5 अकालियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। अकाली दल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अकाली जत्थे गुरु का बाग पहुंचने लगे और वहां के सारे पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। पुलिस ने सबको चोरी और दंगे के आरोप में गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 28 अगस्त तक 4000 अकाली गिरफ्तार किए गए। इसके बाद अधिकारियों ने फिर अपनी नीति बदली। अकाली कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बदले अब उन्हें लाठियों से बेरहमी से पीटा जाने लगा। निहत्थे अकाली ये अत्याचार सहते रहे। अहिंसक आंदोलन और निर्मम अत्याचार के बीच वो एक ऐतिहासिक संघर्ष था। अकाली तब तक खड़े मार सहते रहते जब तक वे खून से लथपथ होकर बेहोश होकर गिर न जाते। सीएफ एंड्रूज ने सत्ता के इस कृत्य को अमानवीय, वहशी, कायरतापूर्ण, अंग्रेजों के लिए अत्यंत शर्मनाक और ब्रिटेन की नैतिक पराजय की संज्ञा दी। सत्ता की क्रूरता से समूचा देश क्षुब्ध था। तमाम राष्ट्रीय नेता व पत्रकार गुरु का बाग पहुंचे। पूरे पंजाब में अनेक विरोध सभाएं की गईं। 10 सितंबर को अमृतसर में अकालियों की बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद, हकीम आजमल खां व अन्य नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस कार्यसमिति ने सारे मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की। सरकार एक बार फिर पराजित हुई। अपनी झेप मिटाने के लिए उसने एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के माध्यम से महंत से विवादास्पद जमीन को पट्टे पर ले लिया और फिर उसे अकालियों को दे दिया गया। सारे गिरफ्तार अकाली रिहा कर दिए गए। गुरुद्वारे तो मुक्त हो गए थे, पर सबसे बड़ा गुरुद्वारा देश अभी आजाद नहीं हुआ था। लड़ाकू अकाली आंदोलनकारी अवसर की तलाश में थे। सितंबर 1923 में अकालियों ने नाभा के महाराजा का मामला उठाया, जिन्हें सरकार ने जबरदस्ती बेदखल कर दिया। मशहूर जैतू नाभा मोर्चा इसी सिलसिले में निकला था, लेकिन अकालियों को इस मामले में कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये मुद्दा न तो धर्म से संबद्ध था और न इसे देश की जनता से समर्थन ही मिला। इसी बीच सरकार नरमपंथी अकालियों को पटाने में सफल हो गई। उसने सुधारवादी कानून बनाए जो 1925 में पारित हुए। इसके तहत पंजाब के सभी गुरुद्वारों का प्रबंध सिखों की एक निर्वाचित समिति को सौंप दिया गया। इस समिति का भी नाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति रखा गया। अकाली आंदोलन जिन मांगों के लिए छिड़ा था वे तो पूरी हुई ही। इस आंदोलन ने पंजाब में राजनीतिक चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब के किसानों में राजनीतिक चेतना भरी। अकाली आंदोलन के इतिहासकार डॉक्टर मोहिंदर सिंह के शब्दों में, अकाली आंदोलन के दौरान ही सिखों का नेतृत्व ब्रिटिश समर्थक सामंती तत्वों के हाथ से निकलकर शिक्षित मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी ताकतों के हाथ में पहुंचा और शहरी तथा ग्रामीण जनता में एकता स्थापित हो सकी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि धार्मिक मुद्दों के लिए छिड़े इस आंदोलन ने कभी सांप्रदायिकता की राह नहीं पकड़ी। एक बार फिर मोहिंदर सिंह के शब्दों में, विदेशी हुकूमत से देश को आजाद करने की भावना ने ही पंजाब सूबे के सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों को अकाली आंदोलन के झंडे तले एकताबद्ध किया। वैसे इस आंदोलन में छोटी मोटी खामियां भी थीं, जिनका असर बहुत बाद में दिखाई देता। धर्म को बहुत ज्यादा तवज्जो देने का एक खतरा यह भी था कि बाद में सांप्रदायिक ताकत इसका इस्तेमाल कर सकती थी। अकाली आंदोलन बाद में 3 धाराओं में विभक्त हो गया, क्योंकि इसमें 3 तरह की राजनीतिक विचारधाराएं घर कर गई थीं। गुरुद्वारों की मुक्ति के बाद इस तरह की विचारधाराओं की एकता का कोई कारण भी नहीं बचा था। अकाली दल की एक धारा में वे लोग आते थे जो नरमपंथी और सरकार समर्थक थे। ये लोग आंदोलन में महज इसलिए शरीक हुए थे कि ये धार्मिक मांगों से जुड़ा था और जनमत इसके पक्ष में था। धार्मिक मांगें पूरी होने पर ये लोग फिर सत्ता के प्रति वफादारी की राजनीति में वापस लौट आए। अकाली दल की दूसरी धारा राष्ट्रवादियों की थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हो गए थे
और तीसरी धारा में वे लोग आते थे जो अकाली आंदोलन के पूरी तरह उत्तराधिकारी तो नहीं थे, पर उन्होंने अकाली दल को बनाए रखा। इस खेमे ने अकाली आंदोलन की सफलता और उसकी लोकप्रियता को ग्रामीण क्षेत्रों में खूब भुनाया। सिख सांप्रदायिकता का राजनीतिक मंच बन गया ये खेमा। इन्होंने धर्म और राजनीति को एक में गड्ढ-मड्ढ किया और सिखों को हिंदुओं, मुसलमानों से अलग करने का राजनीतिक दर्शन प्रतिपादित किया। 1947 से पहले अकाली दल की राजनीति राष्ट्रवादी और अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी की राजनीति के बीच झूलती रही। छुआछूत के खिलाफ 1917 तक कांग्रेस समाज सुधार से संबद्ध मुद्दों को उठाने से इनकार करती आई थी। इससे भारतीय जनता में पनपती राजनीतिक एकता पर गलत असर पड़ा। लेकिन 1917 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास कर जनता से अपील की कि वो ऐसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करे जिनके कारण पिछड़े वर्गों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। लोकमान्य तिलक ने भी छुआछूत जैसी कुरीतियों की आलोचना की, लेकिन इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया गया। राष्ट्रीय नेताओं में गांधी जी ही पहले नेता थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने छुआछूत खत्म करने को सबसे अधिक प्राथमिकता दी और घोषणा की कि छुआछूत के खिलाफ संघर्ष आजादी के लिए संघर्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं है। 1923 में कांग्रेस ने छुआछूत को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने का फैसला किया। इसके तहत मुख्य रूप से लोगों को शिक्षित करना था और हिंदुओं की विभिन्न जातियों के बीच इस कुरीति के खिलाफ प्रचार करना था। जिस समय राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों ने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी, लगभग उसी समय केरल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। वायकोम सत्याग्रह। केरल में छुआछूत का रोग गहरी जड़ें जमाए हुए था। दलित वर्ग यानी अवर्ण, जिनकी कोई जाति न थी और जो बाद में हरिजन कहलाए, इस सामाजिक कुरीति के शिकार थे। ये अछूत तो माने ही जाते थे, सवर्णों के नजदीक भी नहीं जा सकते थे। सवर्णों का कहना था कि इनके नजदीक आने से ही वे अपवित्र हो जाएंगे। एजवा और पुलैया अछूत जातियों को सवर्णों से क्रमशः 16 और 32 फुट की दूरी बनाए रखनी पड़ती थी। 19वीं सदी की समाप्ति के समय से ही इन कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष होता आ रहा था। तमाम सुधारवादी व बुद्धिजीवी, जिनमें नारायण गुरु, एन कुमारन और टी के माधवन के नाम उल्लेखनीय हैं, इसके खिलाफ लड़ते आ रहे थे। काकीनाडा सम्मेलन के तुरंत बाद केरल प्रदेश कमेटी ने छुआछूत उन्मूलन को संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। छुआछूत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रचार कार्य शुरू हुआ। हरिजनों के सामाजिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए काम शुरू किए गए। हिंदू मंदिरों में और सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के प्रवेश के लिए आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया गया। आंदोलनकारियों का मानना था कि ये छुआछूत की कुरीति पर बहुत बड़ा हमला होगा। त्रावणकोर के एक गांव वायकोम से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस गांव में एक बड़ा मंदिर था जिसकी चारदीवारी के चारों ओर मंदिर की ही सड़कें थीं। इन सड़कों पर अवर्ण नहीं चल सकते थे। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छुआछूत के खिलाफ सत्याग्रह के हथियार को इस्तेमाल करने का निर्णय किया। 30 मार्च 1924 को कांग्रेसियों के नेतृत्व में सवर्णों यानी हिंदुओं और अवर्णों का एक जुलूस छुआछूत कानून की अवहेलना करते हुए मंदिर पहुंच गया। इस सत्याग्रह की खबर आग की तरह फैली। राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता इससे बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने तमाम सवर्णों को भी अपने हाथ में ले लिया। सवर्णों के तमाम संगठन जैसे नायर सर्विस सोसाइटी, नायर सेवा संस्था, नायर समाजम व केरल हिंदू सभा ने सत्याग्रह का समर्थन किया। नंबरदरियों, सर्वोच्च ब्राह्मण जाति के सबसे बड़े संगठन योगक्षेम सभा ने भी एक प्रस्ताव पास कर मंदिरों में अवर्णों के प्रवेश का समर्थन किया। उधर मंदिर के पुजारियों व त्रावणकोर सरकार ने अवर्णों को रोकने का काफी इंतजाम किया था। मंदिर से लगी सड़क पर बाड़ लगाई गई थी और मजिस्ट्रेट ने सत्याग्रही नेताओं पर निषेधाज्ञा लगा दी थी। 30 मार्च को केपी केशव मेनन के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने अपने शिविर से मंदिर की ओर कूच किया। सारे सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वायकोम सत्याग्रह से पूरे देश में एक उत्साह की लहर आई। देश के कोने कोने से स्वयंसेवक यहां पहुंचने लगे। पंजाब से एक अकाली जत्था भी आया था। ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो बाद में पेरियार के नाम से मशहूर हुए, मदुरै से एक जत्थे का नेतृत्व कर और जेल गए।
एक ओर जहां प्रगतिशील तत्व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, वहीं वाइकोम में दकियानूस और प्रतिक्रियावादी हिंदुओं की बैठक हो रही थी। इन प्रतिक्रियावादियों ने सत्याग्रह के समर्थक कांग्रेसियों के बहिष्कार का निर्णय किया। इन सत्याग्रहियों को अध्यापक की नौकरी न देने, ऐसे वकीलों का बहिष्कार करने और इन्हें वोट न देने का निर्णय किया गया। अगस्त 1924 में महाराजा की मौत के बाद महारानी ने गद्दी संभाली और सारे सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया। महारानी की ओर से ये एक सौहार्दपूर्ण कदम था, अतः हिंदू संगठनों ने महारानी से मंदिर की सड़कें सबके लिए खोलने की मांग करने का निर्णय किया। इसके लिए महारानी को एक स्मरण पत्र देने का निर्णय किया गया। केरल के विभिन्न हिस्सों से हिंदुओं के जत्थे वाइकोम पहुंचने लगे। 31 अक्टूबर को लगभग 100 हिंदुओं का एक जत्था पैदल ही त्रिवेंद्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में लगभग 200 गांवों और कस्बों में इस जत्थे का जोरदार स्वागत हुआ। त्रिवेंद्रम पहुंचते पहुंचते इस जत्थे में 1000 लोग शामिल हो गए, लेकिन महारानी ने इनकी मांगें नामंजूर कर दी और सत्याग्रह चलता रहा। मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने केरल का दौरा किया। महारानी व अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। अंततः एक समझौता हुआ। मंदिर के बाहर की सड़कें तो अवर्णों के लिए खोल दी गईं, पर भीतर उनका प्रवेश वर्जित था। गांधी जी अपने केरल दौरे के दौरान किसी मंदिर में नहीं गए, क्योंकि इन मंदिरों में अवर्ण नहीं जा सकते थे। गुरुवायूर सत्याग्रह। दलित व पिछड़े वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान तथा छुआछूत उन्मूलन के लिए संघर्ष 1924 के बाद भी चलता रहा। ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का एक हिस्सा था। केरल में एक बार फिर इस संघर्ष ने जोर पकड़ा। के केलप्पण के उकसाने पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 1931 में मंदिर में प्रवेश का सवाल फिर उठाया। इस समय असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। मलाबार में अनेक जनसभाएं आयोजित की गईं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 1 नवंबर 1931 को गुरुवायूर में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह छेड़ने का निर्णय किया। पीत सुब्रमण्यम तिरुमाबू के नेतृत्व में 16 स्वयंसेवकों का एक जत्था 21 अक्टूबर को कान्नामूर से गुरुवायूर की ओर पैदल मार्च करता हुआ चल पड़ा। इस जत्थे में सबसे पिछड़ी जाति, हरिजन से लेकर सबसे ऊंची जाति नंबूदिरी तक के लोग शामिल थे। इस मार्च ने पूरे देश में जाति विरोधी भावना को उकसाया। 1 नवंबर को अखिल केरल मंदिर प्रवेश दिवस मनाया गया। प्रार्थनाएं हुई, जुलूस निकले, सभाएं आयोजित की गईं और चंदा इकट्ठा किया गया। मद्रास, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली व कोलंबो में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसे गजब की लोकप्रियता मिली। राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता मलाबार पहुंचे। न स्वयं सेवकों की कमी थी, न पैसे की। सबसे अधिक उत्साहित था युवा वर्ग। हजारों युवक संघर्ष में सबसे आगे थे और लगातार इसमें शामिल होते जा रहे थे। छुआछूत विरोधी आंदोलन ने काफी जोर पकड़ा और इसे गजब का समर्थन मिला। तमाम दर्शनार्थियों ने अपने चढ़ावे को पुजारी को देने की बजाय सत्याग्रहियों को दे दिया। इन्हें लगा कि सत्याग्रहियों का शिविर शायद मंदिर से भी ज्यादा पवित्र है। मंदिर के महंतों, पुजारियों ने सत्याग्रहियों को मंदिर से दूर रखने का इंतजाम किया था। मंदिर के चारों ओर कंटीले तार लगाए गए थे और भारी संख्या में पहरेदार तैनात थे ताकि सत्याग्रही अंदर घुस न सकें। सत्याग्रहियों को मारने पीटने की भी धमकी दी गई थी। 1 नवंबर को ही शुभ खादी पहने 16 सत्याग्रहियों ने मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस अधीक्षक भी वहां मौजूद था। मंदिर के कर्मचारियों और स्थानीय प्रतिक्रियावादी लोगों ने इन सत्याग्रहियों पर हमला बोल दिया। पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। पी कृष्ण पिल्लई और A.K. गोपालन को ये दोनों व्यक्ति बाद में केरल में कम्युनिस्ट आंदोलन के बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे। बहुत बुरी तरह पीटा गया था। जनवरी 1932 में असहयोग आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। सरकार ने सभी कांग्रेस कमेटियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया। इनमें ऐसे भी नेता थे जो सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। 21 सितंबर 1932 को सत्याग्रह ने जुझारू रुख अख्तियार कर लिया। के केलप्पण आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने घोषणा की कि अब तक मंदिर के दरवाजे दलितों के लिए नहीं खोले जाते, तब तक वो अनशन करते रहेंगे। एक बार फिर समूचे देश में छुआछूत विरोधी लहर उठी।
केरल व देश के अन्य हिस्सों में फिर जुलूस और सभाएं आयोजित की जाने लगी। केरल व देश के अन्य हिस्सों में हिंदुओं ने मंदिर के संरक्षक कालीकट के जमोरीन से अपील की कि वे मंदिरों में हरिजनों व दलितों को भी प्रवेश की अनुमति दें। इस पर अपील का कोई असर न पड़ा। गांधी जी ने केलप्पण से कई बार अनशन तोड़ने का अनुरोध किया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि वो खुद मंदिर में अवर्णों के प्रवेश के लिए संघर्ष करेंगे। 2 अक्टूबर 1932 को केलप्पण ने अनशन तोड़ दिया। सत्याग्रह भी स्थगित कर दिया गया, लेकिन मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चलता ही रहा। इसे और तेज कर दिया गया। A.K. गोपालन के नेतृत्व में एक जत्थे ने पूरे केरल में पदयात्रा की। मंदिर से अवर्णों के प्रदेश के समर्थन में जनमत तैयार किया गया। तमाम सभाएं आयोजित की गईं। जत्थे पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, मगर तब तक इसने 1000 मील की यात्रा कर ली थी और 500 सभाओं को संबोधित किया जा चुका था। हालांकि गुरुवायूर मंदिर उस समय नहीं खुला, लेकिन व्यापक संदर्भ में इस सत्याग्रह को कई सफलताएं मिली। A.K. गोपालन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हालांकि गुरुवायूर मंदिर के दरवाजे अवर्णों के लिए अब भी बंद थे, पर यह आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। इसके चलते हर जगह सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। छुआछूत उन्मूलन और मंदिर में प्रवेश आंदोलन के बाद के वर्षों में भी चलता रहा। नवंबर 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने एक आदेश जारी कर सरकार नियंत्रित सभी मंदिरों को हिंदुओं की सभी जातियों के लिए खोल दिया। मद्रास में 1938 में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने भी ऐसा ही किया। कांग्रेस शासित अन्य प्रांतों में भी इसका अनुसरण किया गया। मंदिर प्रवेश आंदोलन में वे सभी रणनीतियां अपनाई गईं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपनाई गई थी या अपनाई जा रही थी। इस आंदोलन के संगठनकर्ताओं ने राष्ट्रीय एकता का एक मजबूत आधार तैयार किया, छुआछूत के खिलाफ एक सशक्त जनमत तैयार किया। लेकिन भारत में जाति भेद, जातीय असमानता और इससे जुड़ी अन्य कुरीतियों की जड़ें समाज में इतनी गहरी बैठी हुई थी कि महज मंदिर प्रवेश आंदोलन की सफलता से ये समाप्त होने वाली नहीं थी। लेकिन केरल के मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह आंदोलनों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। EMS नंबूदरीपाद ने बाद में लिखा, गुरुवायूर मंदिर सत्याग्रह एक ऐसी घटना थी जिसने मेरे जैसे हजारों युवकों को उद्वेलित किया और जनता के एक बहुत बड़े तबके को अपने वाजिब अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। इन्हीं युवकों ने बाद में आंदोलन की रहनुमाई की और मजदूरों किसानों के ऐसे संगठनों को जन्म दिया जो धार्मिक या सांप्रदायिक विचारधारा से एकदम दूर थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन और छुआछूत के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसने जनता को छुआछूत उन्मूलन के लिए उद्वेलित किया, पर जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन नहीं छेड़ा। हालांकि स्वाधीन भारत के संविधान में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव दिखाई पड़ा। जातीय असमानता को नकारा गया, छुआछूत को अपराध घोषित किया गया और सभी नागरिकों को समान अवसर देने का वादा किया गया। लेकिन इस आंदोलन की कमजोरियां आजाद हिंदुस्तान में स्पष्ट दिखाई दी। जातिवाद की जड़ें मजबूत होती गईं और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार व उनके प्रति भेदभाव बरकरार रहा। अध्याय 18 गुरुद्वारा सुधार व मंदिर प्रवेश आंदोलन समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें।